हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पतियों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। कहाँ थी तुम? 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ। मेहुल ने तल्ख शब्दों में पूछा। मायके पहुंचकर बौरा जाती हो। बड़ी देर के बाद जब स्वीटी ने फ़ोन रिसीव किया तो मेहुल बरस पड़ा। अरे वो मोबाइल इधर उधर रहता है तो रिंग सुनाई ही नहीं पड़ी। सुबह ही तो बात हुई थी तुमसे। अच्छा क्या हुआ, किस लिए फ़ोन किया था? कोई ख़ास बात? स्वीटी ने उसकी झल्लाहट पर कोई विशेष ध्यान न देते हुए कहा। मतलब अब तुमसे बात करने के लिए कोई ख़ास बात होनी चाहिए मेरे पास। क्यों? ऐसे में बात नहीं कर सकता? तुम्हारा और बच्चों का हाल जानने का हक नहीं है क्या मुझे? हाँ, अब नाना मामा का ज़्यादा हक हो गया है। मेहुल स्वीटी के सपाट उत्तर से और चिढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी गलती मानते हुए विनम्रता से बात करेगी। उधर स्वीटी का भी सब्र तुरंत टूट गया। बोली, तुमने लड़ने के लिए फ़ोन किया है तो कोई फालतू बात नहीं करनी है मुझे। एक तो वैसे ही यहाँ इतनी भीड़ है, ऊपर से मान्या की तबीयत। कहते कहते उसने अपनी जीभ काट ली। क्या हुआ मान्या को? तुमसे बच्चे नहीं संभलते तो ले क्यों जाती हो? अपने भाई बहनों के साथ मगन हो गई होगी। ऐसा है, कल ही कर तत्काल का टिकट बुक करा रहा हूँ तुम्हारा। वापस आ जाओ तुम। मायके जाकर बहुत पर निकल आते हैं तुम्हारे। मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम वहाँ सैर सपाटा कर रही हो। नालायकी की हद होती है। लापरवाह हो तुम। हालचाल लेने के लिए किया गया फ़ोन अब गृह युद्ध में बदल रहा था। मेहुल अपना आपा खो बैठा था। ज़रा सा बुखार हुआ है उसे, अब वो ठीक है। और सुनो, मुझे धमकी मत दो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, पूरे 10 दिन रहकर ही आऊँगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे मायके आने से सांप लौटने लगा है तुम्हारे सीने पर। अभी तुम्हारे गांव जाती, जहाँ 8-8 घंटे लाइट नहीं आती। बच्चे वहाँ बीमार होते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। पूरा साल तुम्हारी चाकरी करने के बाद 10 दिन को मायके क्या आ जाऊँ। तुम्हारी यही नौटंकी हर बार शुरू हो जाती है। स्वीटी भी बिफर गई, उसकी आवाज़ भर्रा गई, पर वो अपने मोर्चे पर डटी रही। अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ। बहुत शय मिल रही है तुम्हें वहाँ। अब तुम वहीं रहो, कोई ज़रूरत नहीं वापस आने की। 10 दिन नहीं, अब पूरा साल रहो। खबरदार जो वापस आई। गुस्से से चीखते हुए मेहुल ने उससे बात आगे सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। स्वीटी ने भी मोबाइल पटक दिया और सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसकी माँ पास बैठी सब सुन रही थी। वो बोली, बेटी, वो हालचाल पूछने के लिए देर से फ़ोन कर रहा था। देर से फ़ोन उठाने पर अगर नाराज़ हो रहा था तो तुम्हें प्यार से उसे हैंडल करना था। खैर चलो, अब रो नहीं तो कल सुबह तक उसका भी गुस्सा उतर जाएगा। स्वीटी अपना मुंह छिपाए रोती रही। बोली, मम्मी, सिर्फ 10 दिन के लिए आई हूँ। ज़रा सी मेरी खुशी देखी नहीं जाती इनसे। पतियों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें मिस करेंगे, हमारे बिना काम भी नहीं चलेगा। तब प्यार जताने के बदले, हमारी कदर करने के बदले हम ही पर झल्लाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, हमसे जुड़ी हर चीज़ से बैर पाल लेंगे। ये क्या तरीका है ज़िंदगी जीने का। ये पुरुष होते ही ऐसे हैं। ये बीवी से प्यार तो करते हैं पर उससे भी ज़्यादा अधिकार जमाते हैं। बीवी के मायके जाने पर इनको लगता है इनका अधिकार कुछ कम हो रहा है तो अपने आप अंदर ही अंदर परेशान होते हैं। ऐसी झल्लाहट में जब बीवी ज़रा सा कुछ उल्टा बोल दे तो इनके अहम पर चोट लग जाती है और बेबात पर झगड़ा होने लगता है। तेरे पापा का भी यही हाल रहता था। माँ ने स्वीटी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते उसे चुप कराया। पर मम्मी, औरतों को 2 भागों में आखिर बांटते ही क्यों हैं ये पुरुष? मैं पूरी ससुराल की भी हूँ और मायके भी। मायके में आते ही ससुराल की उपेक्षा का आरोप क्यों लगता है हम पर? ये 2 जगह का होने का भार हमें ही क्यों ढोना पड़ता है? स्वीटी ने मानो ये प्रश्न अपनी माँ से नहीं बल्कि सबसे किया हो। माँ उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए बोली, इनके अहम और ससुराल में 36 का आंकड़ा रहता ही है। स्वीटी, मैंने कहा ना कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। ये इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और पुरुष का काम ही है स्त्री को 2 भागों में बांट देना।
जिनमें एक हिस्सा मायके का और दूसरा हिस्सा ससुराल का बनता है। एक औरत भी इन दो हिस्सों से पूर्ण होती है। स्वीटी मूक बनी सब सुन रही थी, कुछ समझ रही थी और कुछ नहीं। शायद यही औरत का सच है।